हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की पहली यूनिट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय प्रशासन। भारतीय प्रशासन में आप देख रहे हो ए जो पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट का है स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विस इवोल्यूशन, फिर है कॉलोनियल लेगेसी, सिविल सर्विस, PMO, मेजर इनिशिएटिव्स, ये सब कुछ है। ठीक है, तो आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विस इवोल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे सिविल सेवा की संरचना और विकास। नेक्स्ट क्लास में हम औपनिवेशिक विरासत मतलब कॉलोनियल लेगेसी को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो ये हम पूरे यूनिट को अपना अच्छे से डीपली डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ेंगे। और आगे का हिंदी में भी मैंने यहाँ लिख दिया, अदरवाइज सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया है। सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को समझने के लिए ना हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले उसकी हिस्ट्री को समझते हैं, तभी हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। चाहे आप किसी मुद्दे को समझो, चाहे आप किसी बात को समझो, चाहे आप अपनी खुद को ना समझो, अगर आप खुद को भी डिस्क्राइब करो तो आप हिस्ट्री से, आप अपने बचपन से ले जाकर अपने आप को देखते हो, उसके बाद जाकर अब तक का अपने आप को डिस्क्राइब कर पाते हो, है ना। तो वही सेम चीज़ सिविल सर्विस की भी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में बात ये आती है कि हमारी अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, तो अब याद करो हमारा भारत गुलाम था। ठीक है, अब भारत गुलाम था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिविल सर्विस को जो था हमारी नामांकन करती थी कंपनी का निर्देशक। ठीक है, और कंपनी का जो निर्देशक होता था वो नामांकन करने के बाद हमें उन कहाँ भेज देता था, हेलीबेरी कॉलेज लंदन में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता था और फिर भारत वापसी बुला लिया जाता था। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस था उस टाइम के लिए। तो इसके बाद ये वाली चीज़ रखी गई कि भारत में योग्यता पर आधारित हमारी मॉडर्न सिविल सर्विसेज की जो अवधारणा थी, 1854 में ब्रिटिश संसद में एक कमेटी बैठी थी लॉर्ड मैकाले के नाम की, उसमें इस बात को रखा गया था। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमेशा से ब्रिटिशर्स ने हमें जो भी चीज़ हमने मांगी उसकी परमिशन नहीं दी, जबकि इन लोगों को पता था कि इन लोगों की हुकूमत ख़त्म होने वाली है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एंड तक हमें परमिशन नहीं दी थी। ये चाहते नहीं थे कि हम वो चीज़ें कर पाएँ। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत कुछ किया, वो अभी आप आगे पढ़ोगे। तो जी, इसी पर्सपेक्टिव को लेकर क्या बात रही कि इस पूरी रिपोर्ट में क्या बात रखी गई, इस पूरी रिपोर्ट में, इस कमेटी में ये बात रखी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रहकर किसी भी जगह पर सिविल सेवक भेजे जाएंगे। ठीक है, और वो सिविल सेवक चाहे भारत के हों, चाहे इंग्लैंड के हों, चाहे लंदन के हों, कहीं के भी हों, लेकिन उसको कंट्रोल हमारी लंदन कमेटी ही करेगी, जहाँ पर जो बच्चे हैं हेलीबेरी कॉलेज से पढ़कर, लंदन से पढ़कर आएंगे, और उनको हम अपनी निगाह में, हम अपनी हर चीज़ में निगरानी में रखेंगे। ठीक है, ये बात रखी गई। अब जब ये वाली बात रख दी गई तो ये वाली बात रखने के बाद क्या किया गया, 1854 में लंदन में सिविल सर्विस की स्थापना कर दी गई और एक उसके अंदर कंपटीशन बढ़ा दिया गया, एक उसको कम्पिटिटिव लेवल पर रख दिया गया और 1855 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, मतलब क्रियान्वयन उसका कर दिया गया। ठीक है, अब एज लिमिट जो थी ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष रखी गई और कम से कम 18 वर्ष की रखी गई। तो ये बात ये रही कि उसमें सर्वाधिक अंक यूरोपीय क्लासिकी थे, जिसमें भारतीय उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि एक बस ताज्जुब वाली बात है, एक मतलब कि वो लोग चाहते नहीं थे कि भारतीय जो है आगे बढ़े, कुछ हो, ऐसा हो। तो इस वजह से वो लोग भारतीयों को पीछे रखते थे, उनको इस हिसाब से पढ़ाते भी नहीं थे, पेपर भी ऐसा बनवाते थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड वासी ज़्यादातर सिविल सेवक थे, ना कि भारतवासी। ठीक है, उसके बावजूद भी ये वाली चीज़ क्या रही कि हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके भाई थे कौन, सत्येंद्र नाथ टैगोर, भारत के सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने 1864 में सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को पास किया था और वो सिविल सेवक बने थे, IAS ऑफिसर बने थे उस टाइम पर। उनके अलावा 4 भारतीय लोग और थे जिनका नेम मेंशन नहीं है कहीं भी हिस्ट्री में, बट हाँ ये बताया जाता है कि वो 4 लोग और थे उनके अलावा। बट जो सबसे पहले भारतीय शख्स हमारे सिविल सेवा में आए थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई।
अगले 50 वर्ष तक भारतीयों ने भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से, जैसे आज के टाइम पे सिविल सर्विस में IAS IPS है और उनसे छोटे ऑफिसर्स हैं, वो सब पेपर देते हैं, तो उस टाइम पर भी ऐसा ही था, सबने पेपर दिए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के बाद ही सहमति मिल पाई कि भारतीय जो हैं खुलकर सिविल सेवक की परीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि भारतीयों ने ये बात रखी थी, हमारे लीडर्स ने, कि जब लोग कर सकते हैं और कर रहे हैं तो आप क्यों उनको करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये बात रखी गई। तो फिर जब हमारी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म हुई तो उसमें इस चीज़ की परमिशन दी गई कि हाँ, भारतीय भी सिविल सेवा की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड हैं जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं। तो 1922 से भारतीय सिविल परीक्षा का जो आयोजन था भारत में होने लगा, और सबसे पहले इलाहाबाद में और फिर उसके बाद दिल्ली में सिविल सेवा की कोचिंग भी दी जाने लगी थी। लंदन में हो रही परीक्षा में सिविल सेवा आयोग जो था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। ठीक है, अब जी बात ये रही, आगे टाइम बढ़ा और हमारी स्वतंत्रता पूर्व भारतीय पुलिस की जो उच्च पुलिस अधिकारी थे उनको कौन नियुक्त करता था? हमारी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त करती थी। तो 1893 में सेवा के लिए सबसे पहले खुला कंपटीशन रखा गया था 1893 जून में इंग्लैंड में, और उसके अंदर 10 उम्मीदवार जो थे पुलिस अध्यक्ष बने थे, IPS ऑफिसर्स बने थे। तो शाही पुलिस भारतीयों के प्रवेश के बाद 1920 में इसको परमानेंट कर दिया गया कि हाँ ठीक है, अब भारतीय जो हैं, अब जब खुला कंपटीशन रखने के बाद भी जीत गए तो ऑब्वियसली बात है ना, वैसे भी जीतेंगे ही। तो 1920 में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि सभी जो हैं बहुत ईजिली आराम से हमारे IPS ऑफिसर का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे शर्त रखी थी खुला कंपटीशन के लिए। तो ये रहा कि फिर आगे और टाइम बढ़ा, 1931 तक हमारे IPS ऑफिसर तकरीबन 20% तक भारत में नियुक्त हो चुके थे, 20% तक। फिर आगे और टाइम बढ़ गया तो 1864 में रॉयल फॉरेस्ट सर्विस नाम का एक एक्ट चलाया गया और उसको 1867 में जो था इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 1867 से 1885 तक जो हमारा रॉयल फॉरेस्ट सर्विस थी उसके अंदर अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए फ्रांस और जर्मनी पढ़ने के लिए भेजा जाता था कि फ्रांस और जर्मनी जाओ, वहाँ जाकर पढ़ो। तो 1905 तक उन्हें लंदन के कूर्पस हिल में पढ़ना पड़ता था और 1920 में जाकर वो फिर फॉरेस्ट एक्ट के जाकर कहीं रॉयल फॉरेस्ट सर्विस के जाकर कहीं बनते थे ऑफिसर, और उसके बाद उनको एक मान्यता मिल जाती थी कि हाँ, इन लोगों ने कुछ कर लिया है, कुछ बन गए हैं। ठीक है, तो 1920 में इस बात को फाइनल किया गया कि जो हमारे रॉयल फॉरेस्ट सर्विस है, इसका जो पद है वो भारत के सेंटर में रहेगा, सेंटर लाइक दिल्ली। ठीक है, उस टाइम से ये दिल्ली है, आज तक दिल्ली है। तो इसी चीज़ को देख के हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो था 1951 के अकॉर्डिंग 1966 में रॉयल फॉरेस्ट सर्विस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया इंडिया के अंदर, क्योंकि इसकी पढ़ाई भी तो बाहर होती थी ना, लेकिन अब इसकी पढ़ाई यहाँ पर होने लगी। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम आगे बढ़ा, हमारा जो था 19 का टाइम आगे आ गया और जो हमारा सेंट्रल सिविल सर्विस से रिलेशन था ब्रिटिश और भारत का, वो एक तरीके से बहुत कंपटीशन वाला बन गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो जिस तरीके से हराना चाहते थे वो तो नहीं हरा पा रहे थे। खुली प्रतिस्पर्धा कंपटीशन रखने के बावजूद भी वो नहीं हरा पाए। बहुत सारे 20% IPS ऑफिसर तकरीबन उस टाइम पर बन गए थे भारत के अंदर। 1887 में एस्टिन्स आयोग ने एक नया पैटर्न बनाया था जिसमें रिन्यू किया गया सब चीज़ों को। ठीक है, उसके अंदर तीन जो हमारी स्टेजेस थी वो बांट दी गई। सेंटर बांटा गया, उसके बाद शाही एक रॉयल तरीका बांटा गया और हमारा एक स्टेट बांटा गया। ठीक है, कि IPS ऑफिसर अलग अलग होंगे, स्टेट के होंगे, रॉयल होंगे एंड उसके अलावा हमारे सेंटर के होंगे। तो इन सब चीज़ों को बांटने के बाद हमारा क्या रहा कि ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा गया और 1919 में भारत के अधिनियम को पारित कर दिया गया और ये चीज़ कंफर्म कर दी गई कि हाँ, 3 चीज़ों में ही डिवाइड रहेगा सब कुछ।
तो जी फिर हमारा और टाइम आगे बढ़ा और हमारा ये चीज़ रही कि 5 मार्च 1919 के सबसे पहले ये चीज़ देखी गई कि परमानेंट हमारा कार्यालय बन पाया था उस टाइम पर भारत में, दिल्ली में, जो एक आईपीएस ऑफिसर का था और जो वो हैंडल करता था। ठीक है। उसी के अलावा सीमा मामलों से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट अमेंडमेंट 1919 लाया गया था, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट अमेंडमेंट के नाम से चला था। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे ना स्टूडेंट, वो अगर आप हिस्ट्री आगे जब पढ़ोगे, अभी तो आपका फर्स्ट ईयर है, अभी तो आपने कदम रखा है, तो आपको पता लगेगा कि ब्रिटिशर्स ना कुछ भी चीज़ इम्प्लीमेंट होने नहीं देते थे। उनका सब कहना था कि आपको जो करना है कर सकते हो, लेकिन हमारी परमिशन के बगैर नहीं। तो वो भारत के नाम से तो कुछ होने ही नहीं देते थे, उनको सब कुछ सिर्फ अपना अपना रहता था। जितने भी एक्ट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो, ये मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेग है, चैम्सफोर्ड है, सब इनके उससे नाम से बने हुए हैं। ये अपने भारत के नाम से नहीं बनने दिया करते थे। तो बहुत बड़ी बात थी, 1919 में भारत सरकार अधिनियम बना था और उसके ही अकॉर्डिंग आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स को कंट्रोल करने की बात की गई थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये वाली चीज़ देखी गई कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या अधिनियम अमेंडमेंट 1919 की धारा 96C में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और उसमें अमेंडमेंट्स करने के बाद पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग कब हो गई, 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। अब आप बोलोगे कि मैम अभी आपने ऊपर बताया कि बहुत पहले की गई थी, लेकिन ये अब क्यों हुई? वही सेम रीज़न कि भारतीय जो थे, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि गांधी का जो सबसे लास्ट में स्वराज चल रहा था, उसमें गांधी ने अपनी बुक में लिखा था कि जैसा भारत में चाहता था वैसा नहीं मिल पाया। ऐसा लग रहा है कि बस हमें भारत जल्दी जल्दी में आज़ादी में मिल गया। ठीक है। जिस तरीके से हम आज़ाद चाहते थे, जिस तरीके से बिना खून खराबे के, बिना लड़ाई झगड़ों के, वैसा नहीं हो पाया। तो वही सेम चीज़, यही वाली चीज़ है कि ब्रिटिशर्स अगेन चीज़ों को नहीं बनने दिया करते थे। वो कहते थे आपको जो बनाना है हमारे नाम से बनाओ। तो इसलिए 96 क्लॉज सी को जोड़कर 1 अक्टूबर 1926 को हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट अमेंडमेंट के थ्रू हमें सिविल सर्विसेज प्राप्त हो गई, भारत की खुद की, ना कि ब्रिटिशर्स की बनाई हुई। ठीक है। तो ये वाली चीज़ कि भारत अधिनियम में इन सब चीज़ों के बाद हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 अगेन आया और 1935 आने से पहले अगेन 1919 में 96 क्लॉज सी पार्ट 2 को जोड़ा गया। क्लॉज सी पार्ट 2 को जोड़ने के बाद कुछ नियम, कुछ रूल्स बनाए गए थे और वो रूल्स जो हैं आज तक चलते आ रहे हैं सिविल सर्विस में। इसके अलावा 1935 में जो अगेन अमेंडमेंट किया गया था, उसको 1 अप्रैल 1937 में फेडरल सिविल सर्विस के नाम से जाना गया। फेडरल सिविल सर्विस, अगर आप लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला सब्जेक्ट है तो उसमें आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है आपको कि फेडरल सिस्टम क्या है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेडरल सिस्टम बेसिकली एक संघ का हमारा पूरा होता है कि जिसमें भारत के अलग अलग चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जब नागरिकता की बात आती है तो भारतीय आती है। नहीं समझे? एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सबके अपने अपने सीएम हैं। कुछ स्टेट्स में सीएम नहीं है, कुछ स्टेट्स में सीएम है, कुछ में गवर्नर्स हैं। ठीक है। अब सबने अपना अपना जिम्मा संभाल रखा है। अब जिम्मा संभालने के बाद उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचती हैं। ठीक है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे इंडिया को कंट्रोल में रखती है। अब अगर कोई बात आती है इंडिया की लड़ाई की, फ्लैग की, राष्ट्रीय गान की, वंदे मातरम की, तो सब लोग भारत के नागरिक होते हैं, ना कि दिल्ली के नागरिक, तमिलनाडु के नागरिक, पंजाब के नागरिक। ठीक है। तो वही सेम चीज़ जो होती है वो कहलाती है फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो वो हमारी एकात्मक व्यवस्था होती है, यूनिटरी व्यवस्था सिस्टम। ठीक है। इस टाइप की होती है, लेकिन इंडिया फेडरल सिस्टम में डिपेंड करता है। तो 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 378 के अंदर क्लॉज 1 जोड़ा गया और इसमें फेडरल सिस्टम के अंडर में सिविल सर्विसेज को रखा गया और सिविल सर्विसेज को रखने के बाद आज तक हमारा भारत उन सिविल सर्विसेज को चला रहा है, जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट।
सो आपकी फर्स्ट यूनिट का जो हमारा ये वाला मेन सब टाइटल था सिविल सेवा की संरचना और विकास वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम औपनिवेशिक विरासत को पढ़ेंगे। आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।